बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध एवं भाषा में आपका स्वागत है। इससे पहले के व्याख्यान में मैंने आपसे चर्चा की कि आलोचना शब्द कैसे बना, आलोचना, समीक्षा, समालोचना में क्या फर्क है, क्या भेद है। फिर मैंने आपसे अर्ज किया कि भारतीय परंपरा में आलोचक शब्द नहीं है, बल्कि उसके लिए भावक, सहृदय और सामाजिक आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। पश्चात मैंने आपको बताया था कि सहृदय की 4 कोटियां हैं, 4 प्रकार के सहृदय होते हैं। अरोचकी, सत्रण्याम व्यवहारी, मत्सरी, तत्वाभिनिवेशी। फिर मैंने आलोचना की उपादेयता, आलोचक के गुण आदि विषयों पर आपसे चर्चा की थी। देखिए, मैंने कहा था कि जो अरोचकी, सत्रिणाम व्यवहारी, मतश्री, तत्वाभिनिवेशी, ये 4 तरह की आलोचना में सबसे अच्छा आलोचक होता है तत्वाभिनिवेशी। तत्वाभिनिवेशी वह आलोचक होता है जो कृति के अंदर निहित मानवीय मूल्यों को केंद्र में रखकर निष्पक्ष भाव से कृति के उत्कर्ष हेतुओं का, उसके मर्म का प्रतिपादन हमारे सामने करता है। आज जो मैं आगे बताना जा रहा हूं वो इसी कड़ी में कि फिर ये जो आलोचक इस तरह आलोचना करता है तो कितनी तरह से आलोचनाएं करती है। तो मोटे तौर पर आप देखिए कि आलोचना के 3 भेद, मतलब 2 भेद बहुत ही आधारभूत प्रचलन में है, और वो है, आपने सुन रखे पढ़ रखे तो ठीक है, नहीं तो जानेंगे। वो है सैद्धांतिक आलोचना और व्यवहारिक आलोचना। फिर इनके अंदर भेद उपभेद फिर चलते हैं, वो अलग है, लेकिन मोटे तौर पर आलोचना 2 भागों में विभाजित है। हम इन 2 विभागों के मूल में जाने से पहले मैं आपको एक चीज और करवाना चाहूंगा। वो है कि हिंदी आलोचना का विकास कैसे हुआ, और फिर मैं आप पर इस प्रश्न में आऊंगा। देखिए, जो हिंदी का अपना काव्य शास्त्र है वो हमें संस्कृत की काव्य परंपरा से मिला, और इस रूप में हम देखें तो हिंदी आलोचना का जन्म जो है मध्यकाल में होता है। और यह आश्चर्यजनक है कि हिंदी की आदि आलोचना के ग्रंथ या तो भक्ति के हैं या श्रृंगार की प्रेरणा से रचे गए हैं। सूरदास की साहित्य लहरी, नंददास की रसमंजरी इसका उदाहरण है। हालांकि उनका तथ्य आलोचना काव्य शास्त्र प्रस्तुत करना नहीं था, न ही उनका ऐसा उद्देश्य था, पर बीच बीच में जिस कविता को लेकर उन्होंने जो बात की है, जो विमर्श किया है, उसके महत्व को हम नकार नहीं सकते। विधिवत रूप से हम देखें तो रीति काल से हिंदी आलोचना की कुछ चीजें आपको सामने दिखाई देती हैं, काव्य शास्त्रीय और अलंकार के ग्रंथों में खास तौर पर। लेकिन उनका बहुत अधिक महत्व ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका आधार संस्कृत काव्य शास्त्र था। तो ऐसा जान पड़ता है कि उन लोगों ने संस्कृत के नियमों का ब्रज में, अवधि में या अपनी क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद कर दिया, यानी उनमें मूल रूप से कोई उन्होंने विचार नहीं किया। एक तरह से मौलिकता का अभाव था। इसलिए उस तरह से कहें कि आलोचना का एक जो मोटे मोटे तौर पर स्वरूप उभरना चाहिए वो सामने नहीं आया। तो अब आलोचना विधा की दृष्टि से आधुनिक युग का महत्व बहुत बढ़ जाता है। यह उसके उन्मेष का काल है, और यहां खास तौर पे जबरदस्त ढंग से हिंदी आलोचना के विकास को दिशा मिलती है। जैसा सभी विधाओं में हम देखते हैं कि आधुनिक हिंदी की शुरुआत भारतेंदु से होती है, तो आलोचना में भी शुरुआत भारतेंदु से है। और ये क्या बड़ी विचित्र बात है कि हिंदी आलोचना का पहला आलोचकीय निबंध नाटक विधा पर लिखा गया, किसी कविता, कहानी या निबंध की नहीं,
नाटक को लेकर। मैं आपको बताऊं, ये नाटक नामक निबंध 25 पृष्ठों का था उनके द्वारा लिखा गया आज से, जिसमें उन्होंने विस्तार से भारतीय एवं पाश्चात्य रंग दृष्टियों का सम्यक मूल्यांकन करते हुए हमें भारतीय रंगमंच की तरफ बढ़ने की एक प्रेरणा दी। तो मैंने आपसे बताया कि यह आश्चर्यजनक किंतु तथ्य और सत्य है कि हिंदी आलोचना की शुरुआत नाटक की आलोचना से हुई, और इसी क्रम में हम देखते हैं कि उनके समकालीन चौधरी बद्रीनारायण प्रेमधन की अपनी पत्रिका थी आनंद कादंबिनी, उसमें संयोगिता स्वयंवर, बंग विजेता पुस्तकों की समीक्षाएं भी लिखी गई। बालकृष्ण भट्ट ने इस काम को और आगे बढ़ाया, पर उस समय की जो समीक्षा है उसको मोटे तौर पर देखें तो गुण दोष विवेचन तक ही रही। उस समय के आलोचना कर्म ने अपनी सीमा कह दें, अपनी ऊंचाई इसी में हासिल कर रखी थी कि वो इस रूप में इसे देखते थे। एक बड़ी घटना होती है सन 1900 के आसपास। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती का संपादन प्रारंभ करते हैं, और यहां से हिंदी आलोचना में एक यू टर्न आता है, और उन्होंने कुछ शानदार चर्चित ग्रंथों का परिणयन करने की प्रेरणा लोगों को दी, और उस काल में बहुत से ग्रंथ सामने आए। कालिदास की निरूपणस्था, नैषध चरित्र चर्चा, विक्रमांक देव चरित्र चर्चा, ऐसे कई ग्रंथ सामने आए। आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि उन्हीं के समकालीन गंगा प्रसाद अग्निहोत्री, अंबिका दत्त व्यास, मिश्र बंधु, ये जो मिश्र बंधु है इनमें 3 लोगों को मिश्र बंधु कहते हैं, याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इनमें 3 मिश्र बंधु कौन है? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन तीनों को संयुक्त रूप से हम मिश्र बंधु विनोद कहते हैं। मिश्र बंधु विनोद तो कृति का नाम है, और मिश्र बंधु ये 3 है। मिश्र बंधु विनोद हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया था इनके द्वारा, उसको कहते हैं। तो अक्सर परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मिश्र बंधुओं के पूरे नाम बताइए, तो आपके जहन में ये नाम अटके होने चाहिए कि एक नाम है गणेश बिहारी, एक है श्याम बिहारी और एक सुखदेव बिहारी मिश्र। इस काल में एक सबसे चर्चित कृति लिखी गई साहित्यालोचन, और उसके रचयिता थे बाबू श्याम सुंदर दास। उनकी एक और अद्भुत कालजयी कृति थी इसी काल में, रूपक रहस्य। हम कह सकते द्विविध युग में हिंदी आलोचना को एक आगे बढ़ने के लिए जबरदस्त एक, हम कहेंगे, एक रंगभूमि प्रदान की, जिस पर हिंदी आलोचना अपना अभिनटन कर सके। उसके बाद हिंदी आलोचना के अंदर प्रखरता का युग आता है, और वो प्रखरता होती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अवतरण से, जिन्होंने विधा के इतिहास को एक बहुत ही ऐतिहासिक बना दिया। पहली बार हिंदी आलोचना को सुनिश्चित मानदंड मिलते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि और विकसित पद्धति का सांगो पांग उनकी अपनी आलोचना में मिलता है, और हिंदी को उन्होंने अपूर्व ग्रंथ दिए। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, त्रिवेणी और रस सिद्धांत, अद्भुत किताबें उनकी। ये आज भी हिंदी आलोचना में एक अपनी तरह से मील का पत्थर या प्रतिम है। इसके पश्चात आता है शुक्लोत्तर युग। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, अज्ञे, विजयदेव नारायण शाही, निर्मल वर्मा आदि का कार्य प्रारंभ होता है, और शुक्लोत्तर युग में एक बड़ी घटना घटती है, कवि आलोचकों का उदय। पहली बार कवि स्वयं अपनी कविताओं के बारे में आलोचना के लिए उद्यत हुए। जब उन्हें लगा कि आलोचक उनकी कविता के मर्म का सही ढंग से स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं या सही दृष्टि से देख नहीं पा रहे हैं, तो वे खुद जो रचयिता थे वे आलोचक बनकर भी मैदान में उतरे, और उस तरह से हिंदी में एक नई, मतलब एक तरह से ट्रेडिशन का स्टार्ट हुआ। वो था कवि आलोचना का उदय। नामवर सिंह का
आगमन भी एक बड़ी घटना थी। छायावाद की प्रासंगिकता, फिर मुक्तिबोध का आगमन, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, भारती का मानव मूल्य और साहित्य, ये ऐसी कृतियां आई जिनसे उत्तरोत्तर हिंदी आलोचना निखरती गई। आज जब हम देखते हैं तो छठे दशक की एक सबसे समृद्ध पुस्तक विजय देवनारायण साई की छठवां दशक, 7वें दशक पर अशोक वाजपेयी की पुस्तक फिलहाल, और बाद में तो बहुत से लोगों की आलोचनात्मक ग्रंथ हमारे सामने आए, जिसमें रघुवीर सहाय भी शामिल थे, विपिन कुमार अग्रवाल भी थे, गिरजा कुमार माथुर भी थे, नंद किशोर आचार्य, जिनकी कई कृतियां रचना का सच, सर्जक का मन, अनुभव का भाव, साहित्य का अध्यात्म, साहित्य का स्वभाव, और पांडे शशि भूषण सीतांशु जी की सर्जनात्मक काव्यलोचन, श्री प्रकाश मिश्र की यूरोप के आधुनिक कवि, ऐसी कृतियां सामने आई जिसने हमें हमारे आलोचना की पद्धति को, हमारे आलोचना के पथ को और ज्यादा प्रशस्त किया। जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कि आलोचना की प्रवृत्ति का प्रमुख कर्म है सिद्धांत निरूपण और व्याख्या। तो वो सिद्धांत निरूपण और व्याख्या के आधार पर आलोचना के दो भेद हैं। इसके दो भेद प्रचलित हैं, सैद्धांतिक आलोचना और व्यावहारिक आलोचना। सैद्धांतिक आलोचना में दो प्रमुख प्रवृत्तियां हमारे सामने आती है। पहली, काव्य शास्त्रीय मूल्यों अथवा समीक्षा शास्त्र के मानों का निर्धारण करने वाली, यानी जो काव्य शास्त्र को आधार बनाकर करती है, और दूसरी साहित्य की विविध विधाओं, यानी नाटक, कविता, कहानी, उपन्यास आदि का विवेचन। आप गौर फरमाएंगे तो हिंदी में कन्हैयालाल पोदार की रसमंजरी, आचार्य शुक्ल की रसमीमांसा, गुलाब राय की नवरस और काव्य के रूप, श्याम सुंदर दास की साहित्यालोचन और नगेंद्र की रस सिद्धांत कृतियां इसी श्रेणी में आती हैं। दूसरा जो है व्यावहारिक आलोचना, ये इसमें क्या होता है कि किसी निर्धारित मानदंडों के आधार पर, सैद्धांतिक आलोचना में जो निर्धारित मानदंड है उनके आधार पर, या साहित्य की किसी प्रवृत्ति का विवेचन, मूल्यांकन प्रैग्मेटिज्म मेथड के द्वारा, यानी व्यावहारिक आलोचना द्वारा किया जाता है। और इसके तीन आधार माने गए: प्रभाव ग्रहण, व्याख्या और निर्णय। फिर इनके आधार पर कई भेद प्रभेद प्रचलन है। कुछ विशेष का मैं आपको थोड़ा जल्दी में बता दूं। एक प्रमुख वेद है प्रभावात्मक आलोचना। यह व्यक्तिनिष्ठ आलोचना होती है। इसमें कृति विषय में आलोचक की प्रतिक्रिया अंतिम और प्रमाण होती है। यहां निर्धारित मानों का कोई महत्व नहीं होता। जैसे पद्म सिंह ने बिहारी और तुलसी के संबंध में आलोचना की, वो इसी कोटि की है। व्याख्यात्मक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना मतलब है किसी भी कृति के गहन अध्ययन के पश्चात भाव और कला के रूप में उसका जो विश्लेषण कहलाता है। इसमें आलोचक के अपने पूर्वाग्रह का महत्व नहीं है। अभिरुचियों का, सौंदर्य का आकलन वह काव्य शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, प्राणी शास्त्र सबसे मिलकर करता है। फिर इससे हम देखते हैं कि इस व्याख्यात्मक आलोचना के कई भेद हैं। जैसे शास्त्रीय आलोचना, यानी विषय वस्तु और शैली को काव्य शास्त्र के मानदंडों के अनुसार रखने से काव्य शास्त्रीय आलोचना होगी। शास्त्रीय आलोचना यानी रस, छंद, अलंकार, भाषा, शैली, यानी इसमें व्यक्तिगत प्रक्रिया का कोई महत्व नहीं। दूसरी मनोविश्लेषणात्मक, यानी फ्रायड, एडलर और युंग ने जो दमित वासनाओं और हीन ग्रंथियों और काम के सिद्धांत और मुक्ति और जीवित रहने की इच्छा इत्यादि को मूल प्रेरणा मानी, उन्हीं प्रवृत्तियों के आधार पर कृति का मूल्यांकन करते हैं। तो अज्ञे, इलाचंद्र, देवराज उपाध्याय और नगेंद्र इस कोटि की आलोचना में आती है। ऐतिहासिक आलोचना, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जो किसी काल, इतिहास के किसी कालखंड विशेष की जो है वो प्रवृत्ति है। उसमें यह देखा जाता है कि कृतिकार ने कृति के युग धर्म का निर्वाह कितना और किस सीमा तक किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचना जो इस रूप में, ग्रंथ जो है इस रूप में देखे जा सकते हैं। मार्क्सवादी आलोचना, जिसे हिंदी में प्रगतिवादी आलोचना भी कहा गया है, इसमें अर्थव्यवस्था, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के परिप्रेक्ष्य में साहित्य का अनुशीलन किया जाता है। रामविलास शर्मा, डॉक्टर रांगे राघव, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह इसी कोटि के आलोचक हैं। तुलनात्मक आलोचना, ये काव्य शास्त्रीय मानों को ध्यान में रखते हुए दो या दो से अधिक कृतियों या कवियों का परस्पर जो आकलन किया जाता है वह आलोचना विधि है, वो तुलनात्मक कहलाती है।
चरित्रमूलक आलोचना भी हिंदी में लिखी गई है, जिसमें मनोविश्लेषणवादी आलोचना का एक पुट मिला होता है, एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र भेद भी है। यानी वो रचनाकार की जीवनी, उसकी अंतर्वृत्तियों, विचारधाराओं के अध्ययन को जिसमें प्रधानता दी जाती है। जैसे रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना लिखी, प्रेमचंद्र के पुत्र अमृत राय ने कलम का सिपाही लिखी। ये चरित्रमूलक आलोचना की कृति है। और आखिर में एक निर्णयात्मक आलोचना। निर्णयात्मक आलोचना में आलोचक का प्रमुख लक्ष्य अनुसंधान होता है रचना विशेष का अनुशीलन, मूल्यांकन, उसका महत्व, साहित्यिक क्षेत्र में किसी कृति का क्या महत्व है, उसका योगदान क्या है, अन्य कृतियों पर उसका क्या प्रभाव है, वह कृति पाठक या समाज का मार्गदर्शन कहां तक करती है, आदि प्रश्नों पर जब विचार करते हैं तो निर्णयात्मक आलोचना कही जाती है। जैसे सूर सूर तुलसी शशि उडुगन के सरदास, अब के कवि खद्योत्सम, जहां तक कर प्रकाश, ये है ये निर्णयात्मक आलोचना है। इसके 4 मानदंड है। क्या है? व्यक्तिगत रुचि, नैतिक मूल्य, साहित्यिक मूल्य और मानवीय मूल्य। यदि इन मूल्यों की दृष्टि से कोई कृति श्रेष्ठ है तो उसे उत्तम कोटि की रचना माना जाता है, और नहीं है तो उसे थोड़ी निम्न कोटि की रचना माना जाता है। तो इस तरह मैंने आज आपसे हिंदी आलोचना के बारे में चर्चा की, उसके भेद के बारे में बात की, उसके विकास के बारे में आपको विस्तार से बताया। आशा करता हूं इस विषय पर आप अन्य पुस्तकों, वेबसाइटों पर जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर मुझसे संवाद कर अपने ज्ञान का वर्धन करेंगे। धन्यवाद।